हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि जब एक वेक्टर जो है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हम अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डिवाइड हो गया। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास ये वाला, ठीक है, लाइन टेढ़ी होगी, ये है ए वेक्टर। तो ये रिजोल्व हो गया हमारे पास दो कंपोनेंट्स में। ये एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा वो होएगा इसका कंपोनेंट ए एक्स, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा ए वाई। और वेक्टर है तो ऊपर क्या आएगा, वेक्टर का साइन। अब ये जो वेक्टर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये हो गया, ए एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ए वाई कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, एंगल कौन सा है, थीटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। पहले हम देख लें कि अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका, मान लो अब हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं डायग्राम को, ये इधर और ये ऐसे, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, पी है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्टेंट देखें क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ये आ गया। अब हमने ये कंसिडर कर लिया कि जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया हमने आई कैप, और जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग ले लिया जे कैप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे हमने अपनी पिछली वीडियोस में। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा हो गया, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा हो गया, जे कैप। इसके बाद ये हमने यूनिट वेक्टर के बारे में भी पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मान लो कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा है, आई कैप है, आई कैप है, तो इसका वेक्टर जो है वो ब्रेक हो जाएगा ए एक्स अपॉन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में अगर लगाना है तो दो लाइंस लगा के एरो डाल दो, अदरवाइज हम एज इट इज भी लिख देते हैं। तो ए एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, ए एक्स वेक्टर की वैल्यू आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर आ गया हमारे पास ए एक्स आई कैप, ठीक है। फिर सिमिलरली जे कैप क्या होएगा, उधर वाला वेक्टर कौन सा है, ए वाई अपॉन ए वाई। तो यहाँ पे ए वेक्टर वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या आ गई हमारे पास, ए वाई मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू जे कैप। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। तो ये दोनों वैल्यूज जो है हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हमने पुट कर दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये वाला आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद हमने ये वाली इक्वेशन देखनी है, ये सॉरी ट्रायंगल, मान लो ये वाला ओ है, ठीक है, पी है, इधर क्यू कंसिडर कर लो, इसे आर कंसिडर कर लो। तो ये हमने ट्रायंगल लेनी है ये वाली ओ क्यू पी। अब इसमें हमें पता है ये ए एक्स है, ये ए है, ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर देख लिया तो ये वाला है। अब ट्रायंगल में हमने ओ एम जो है बेस अपॉन, पहले कोस थीटा की वैल्यू निकालती हैं। जो बेस देखना है, बेस हमारा क्या है, ओ से लेके क्यू तक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोस ऑफ थीटा इन ट्रायंगल ओ क्यू पी। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस कितना है, ओ क्यू अपॉन ओ
पी। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है ए एक्स और ओ पी की वैल्यू कितनी है ए वेक्टर। तो अगर हम देखें हमारे पास ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस ऑफ थीटा। फिर उसके बाद सिमिलरली हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया, वो आ जाएगा साइन थीटा। पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा की इक्वल। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू ये इसके इक्वल, ये ए वाई है, ये भी क्या हो जाएगा ए वाई। ए वाई अपॉन ओ पी कितना है ए वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू क्या आ गया ए साइन थीटा। तो हमें ए एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, ए वाई की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। तो हमने कहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये वैल्यू पुट करी, तो क्या आएगा, या पहले ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, यहाँ लिख लेते हैं 1 मिनट। ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, इस इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लिया। पहले इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर होएगा ए एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। वैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज ही लिख लिया, इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन है, निकाल लिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमने पिछली वीडियोज में भी किया है 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर ए की वैल्यू लिखनी हो सिर्फ, तो क्या आ जाएगी रूट ए एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा ए वाई स्क्वायर। ये तो है अगर यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, अगर 3 कंपोनेंट्स होते तो आई जे के हो जाता और ए एक्स ए वाई ए जेड हो जाता। तो 3 डायमेंशनल के लिए हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आना था, ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल के लिए आना था। तो अभी हम अगर देखें इसके बाद ये तो ए की वैल्यू आई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, इन्हीं इक्वेशन से निकलनी है थीटा की वैल्यू भी। हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी है पहले, उसके बाद जो है दूसरी साइड जाके उसे tan को इन्वर्स कर देना है। तो ऐसे ही कहाँ से कैसे पता चलेगी कि tan आएगा, तो डिवाइड कर देना हमने, डिवाइडिंग 4/3, फोर्थ इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना है। तो फोर्थ इक्वेशन ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा। ए के साथ ए कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस क्या बन गया tan थीटा। फिर ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाके क्या बन जाएगा इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे ही अगर हम बात करें सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर की, ये तो हो गया रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसके साथ जो रिलेटेड है न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन स्पेस, वो हम डिस्कस करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, पार्टिकल है, किसी मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा है ओरिजिन।
जो पार्टिकल P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन वेक्टर है, लेट इट बी आर वेक्टर। तो अलोंग एक्स एक्सिस इट विल बी आई, इधर जे, इधर क्या होएगा कि अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो सिर्फ अगर हमने पोजीशन वेक्टर लिखना हो इस पार्टिकल का तो क्या आ जाएगा, पी जो है पी का हमने लिखना है, क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो इधर को डिस्टेंस जो कवर किया एक्स है स्मॉल, इधर वाई है, इधर जेड है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकाल के क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ जो आई के साथ कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये उसके बाद अगर मान लो ये तो एक पार्टिकल है, अगर स्पेस में अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स है, ठीक है, मान लो सेकंड पार्टिकल इधर है, फर्स्ट पार्टिकल इधर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2 z2। तो अगर हम देखें कि जो है पोजीशन वेक्टर जो फर्स्ट वाले के लिए बन जाएगा, उसके लिए क्या बनेगा, r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो हमने जो है रिजल्टेंट वेक्टर इनका निकालना है, पोजीशन वेक्टर। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आ गई हमारे पास। अगर जो कोई पार्टिकल है स्पेस में है, एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, तो ये हो गया हमारे पास उनकी डिस्प्लेसमेंट। अब जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने किया था, उसकी 2 एप्लीकेशंस है हमारे पास। एप्लीकेशंस है कि जब हम चलते हैं तो हमारा वेट बैलेंस होता है, वो कौन सी एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। और सेकंड एप्लीकेशन है कि व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लोन रोलर देन टू पुश द रोलर। अभी हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारी करते हैं दैट इज वॉकिंग ऑफ अ मैन। पहली एग्जांपल जो है वो क्या है, वॉकिंग ऑफ अ मैन। इसमें भी जो है एक कंपोनेंट्स ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगर मान लो ये हमारा फुट है, तो ये क्या है, ग्राउंड। अभी अगर हम बात करते हैं, ये हमारा स्लैंटेड फुट है, जो हमने पैर ऊपर उठाया, दिस इज स्लैंटेड फुट। इस केस में क्या होता है, जो वेट है, अब इसको मैं कंपेयर करती हूँ, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है, जो हमारा पोजीशन ओ, उसके बाद जो वेट है हमारा वो क्या है, बैलेंस होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। ठीक है, फोर्स लग रही है जो हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर r। ठीक है, जब आगे बढ़ रहे हैं तो फोर्स क्या है, पीछे को लगा रहे हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर बन जाएगा जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल बनाया था। ठीक है, ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट r साइन थीटा। अब जो r साइन थीटा है वो बैलेंस कर रहा है हमारे वेट को, और इधर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज r कोस थीटा। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, जैसे हमने पैर ऊपर उठाया हुआ है। ठीक है, फोर्स इस जो है r साइन थीटा वो बैलेंस कर रही है, और जो r कोस थीटा है वो हेल्प कर रहा है किसी पर्सन को, किसी मैन को आगे मूव करने के लिए, क्योंकि वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो वॉकिंग को मैन है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे ही डिपेंड करता है। अब जो सेकंड है वो है व्हाई इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश अ लोन रोलर।
कि मतलब अगर हम लॉन रोलर को पुल करते हैं वो इजीली हमारी साइड आ जाता है, अगर पुश करते हैं हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। उसके पीछे क्या रीज़न है, हम यहाँ पे दोनों ही पैरेलली लेके चलते हैं। अगर हम पुल वाले केस में देखें और पुश वाले केस में, अच्छा फिर पहले पुल वाला केस देख लेते हैं। दिस इज ग्राउंड, तो लॉन रोलर, ठीक है, ये उसका सेंटर। अब हम यहीं से देखेंगे जो उसका वेट है वो क्या होएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब हम उसे पुल कर रहे हैं, पुल किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो मतलब फोर्स जो है हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा वो होएगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F cos थीटा, दिस इज एंगल थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, F sin थीटा। अब देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है, मतलब है इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से क्या होएगा, तो जो टोटल वेट है, ठीक है, ये इसको आगे मूव करने में हेल्प करेगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब टोटल वेट जो रोलर का, उसमें से कंपोनेंट जो है माइनस हो रहा है, मतलब जो नेट वेट है वो डिक्रीज हो रहा है, नेट वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, W माइनस समथिंग है कुछ भी, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अभी अगर हम इसे कंपेयर करें पुश वाले केस में, पुश वाले केस में क्या होएगा, ये है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये लग रही है इस साइड, फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, तो पुश वाले केस में इधर जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है, इधर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, F cos थीटा। वेट किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी क्या है, अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, ये एंगल बन रहा है थीटा, तो जो F sin थीटा कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो नेट वेट है रोलर का वो क्या है, W प्लस F sin थीटा। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, नेट वेट यहाँ पे माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वेट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो वहाँ पे इजी होएगा उसे खींचने में, तो यहाँ पे है जो नेट वेट इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे क्या है, जोर ज़्यादा लगेगा, फोर्स क्या है, ज़्यादा लगेगी क्योंकि वेट बढ़ गया। इसीलिए कोई भी लॉन रोलर है उसे पुल करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू पुश।